अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ब्राह्मण तबके की तरक्की और ब्राह्मण तबके के बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शेर लिंगमपल्ली में 12 करोड़ की लागत से तामीर किए गए ब्राह्मण भवन का किया इफ्तिताह। रियासती कांग्रेस कायदीन के अंदरूनी इख्तलाफात मंजर आम पर। वरंगल में मुनक़िदा कांग्रेस के इजलास में कांग्रेसी कारकुन आपस में उलझ पड़े। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी सूरत हाल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ख्यालात का किया इजहार। बीजेपी और कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में डीसीपी साउथ जोन की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बगैर दस्तावेजात की 41 गाड़ियां बशमुल 2 व्हीलर्स की गई जब्त। राउडी शीटर्स की गई काउंसलिंग। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के शेर लिंगमपल्ली इलाके में 6 एकड़ अराजी पर 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए तेलंगाना ब्राह्मण भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने ब्राह्मण तबके को जिन्हें माहाना 2500 रुपये दिए जा रहे हैं उसमें इजाफा करते हुए उसे 5000 रुपये करने का ऐलान किया, जबकि ब्राह्मण तबके के वो तलबा जो ITM और IAM में ज़ेर तालीम हैं उन्हें फ़ीस री इन्वेस्टमेंट देने, हर साल ब्राह्मण तबके की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने के अलावा मंदिर में खिदमत अंजाम देने वाले पुजारियों को माहाना 10,000 रुपये देने का ऐलान करते हुए बताया कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को 20 लाख रुपये अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से आए हुए ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के ज़ी असर शख्सियतों का खैर मकदम करते हुए बताया कि मुल्क भर की रियासतों में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहाँ पर ब्राह्मण भवन तामीर करते हुए इसमें कल्याणा मंडपम, असली लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद में विजय लक्ष्मी, मुशीर ख़ास बराए हुकूमत रमनाचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। భారత భాగవత రామాయణాది కావ్య ప్రవచనాలకు వేదికగా కళలకు కొలువుగా బ్రాహ్మణ సదనం విలసిల్లాలి. సూర్యాపేటలో డాక్టర్ ఏ రామయ్య గారు వదాన్యతతో ఇచ్చిన ఒక ఎకరం స్థలంలో బ్రాహ్మణ పరిషత్ భవనాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించింది. దీన్ని త్వరలోనే ప్రారంభించుకుందామని సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఖమ్మం, మదిర, బీచ్పల్లి ప్రాంతాల్లో కూడా బ్రాహ్మణ భవనాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తూ ఉన్నది. తన సంజీవని వ్యాఖ్యతో మహాకవి కాళిదాసు సాహిత్య ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహామహోపాధ్యాయుడు కోలాచల మలినాథ సూరి పేరున ఆ మహనీయుని స్వస్థలమైన మెదక్ జిల్లా కొల్చారంలో సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తున్నదని మీ అందరి హర్షామోదాల మధ్య తెలియజేస్తున్నాను. BRS हुकुम खान सास कौंसल के कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए नई दिल्ली में खातून पहलवानों के जारी एहतजाज की हिमायत की। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ब्रिजभूषण के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए खातून पहलवानों के साथ इंसाफ करें। के कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के पास ख़वातीन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए नई दिल्ली में जारी एहतजाज को मरकज़ी हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही है। అంటే రెండు దశాబ్దాల నుండి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నాం. ఒక్క మాట ఆలోచన చేసుకోవాలి. రకరకాల పనులు ఉంటాయి. మనకు కూడా పొలం ఉంటుంది, భూమి ఉంటుంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్దగా అవుతున్నారు. ఉద్యమం మొదలుపెట్టినప్పుడు యువకులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇవాళ పెళ్ళిళ్ళైనాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ కాలేజీలకు వచ్చిండ్రు. అటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉన్నది. మనకి ఇంట్లో మనకుండే బాధలు మనకున్నాయి. భార్య అడుగుతుంటుంది, బిడ్డలు అడుగుతుంటారు, ఏంది నాన్న ఈ గులాబీ కండువ కనబడితే ఆగమైతేనే ఉంటుంది.
पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि अगर स्पीकर लोकसभा इसका इफ्तिताह करते तो वो ज़रूर इसमें शरीक होते। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से एक मखसूस तबके के लोगों को पार्लियामेंट की इमारत के अंदर ले जाने पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की इमारत के अंदर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बुद्धिस्टों के लोगों को भी ले जाना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म 130 करोड़ लोगों के वज़ीर-ए-आज़म है, सिर्फ हिंदुओं के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक को ही लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना का डिमांड करते हैं सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था और वज़ीर-ए-आज़म कर्नाटक के इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में खाना जंगी हो रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को इसकी फ़िक्र नहीं है। ये पूछे जाने पर कि अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया है, तो बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि क्या अमित शाह वज़ीर-ए-आज़म हैं? वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ जाना चाहिए था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट में अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई है, तो आखिर हुकूमत को बताना चाहिए कि कैसे ये हो पाएगा। क्यों बोलेंगे वो? क्यों बोलेंगे वो? तो पता, जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री कर्नाटका के इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से 2000 से ज्यादा हथियार लूट कर भाग गए। 10,000 ज्यादा एमुनेशन लेकर भाग गए लोग। 20 लोगों की परसों बोलते हैं कि मिलिटेंट्स 20 लोगों को मारा गया। मणिपुर में सिविल वॉर हो रही है। प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट इनॉग्रेट करना है। अमित शाह प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट के? नहीं, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आपकी सरकार ने क्यों किया वो नॉन ट्राइबल रिजर्वेशन का मसला लाना? आपने किया ना। और आज मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। इतने दिन से मणिपुर जल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। और आप पार्लियामेंट के अंदर वो पेंटिंग लगाए हैं अखंड भारत की। अब अखंड भारत का अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोलेगी? अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को अखंड भारत का आप बना दिया। बोलिए, ये आप लोग पूछते नहीं है। ये जो पप्पा जी को पसंद है वही पूछा जाता है आप लोगों से। अखंड भारत के बारे में पूछिए। बीजेपी को बोलना चाहिए, जब पार्लियामेंट में डाल दिए तो कब अफगानिस्तान को ले रहे आप, कब भूटान को ले रहे आप, कब बांग्लादेश को ले रहे आप, कब नेपाल को ले रहे, पीओके को कब ले रहे हैं आप? जल्दी लीजिए ना। जब आपने डाल दिए पार्लियामेंट में, अब बोलेंगे नहीं हमारा रेजोल्यूशन है। अरे भाई, अखंड भारत अगर आप पेंटिंग लगाए तो क्या कर रहे हो उस पर बताइए। एमईए को, अब एमईए को जवाब देना पड़ेगा उसका। एक टाइम पे था, बोलिए सर। एक टाइम पे था, अब नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, शुक्रिया, बने क्लैरिफिकेशन आ गया बीजेपी से, फिर मुबारक हो आपको। राहुल गांधी की जानिब से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले रिमार्क पर सदर मजलिस ने कहा कि ये बात राहुल गांधी राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को क्यों नहीं सिखाते। नसीर जुनैद के अफराद ख़ानदान से मुलाकात के लिए अशोक गहलोत को 15 दिन लग गए। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुआ, वहाँ पर महात्मा गांधी को गालियाँ दी गई थी। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर UAPA कानून को मजबूत किया गया। बाबरी मस्जिद के फैसले का भी कांग्रेस ने खैर मकदम किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या ये मोहब्बत की दुकान है? उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए।
और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहां बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है ये। मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेक्युलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में खत्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। जो संविधान में जो सेक्युलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूं। अब आप बोलेंगे ना सेक्युलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है ये भी तो सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए कि कब तक जबानी खर्च करते रहेंगे आप। अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहां पर करवा दीजिए। आप कास्ट बेस्ड सेंसस कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया? आपकी सरकार थी यूपीए में आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई, जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है। वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के मुसलमानों के आज के हालात को 1980 के हालात से तकाबुल किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1980 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी, जहां हाशमपुर, मलियाना और नीली का कत्लेआम हुआ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ही मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया, जबकि अब राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर जुनैद और नासिर को कैसे मार दिया गया। उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए।
ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बीआरएस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद को ड्रामाबाजी करार देते हुए बैरिस्टर ओवैसी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो पुराने शहर के अलावा रियासत के दीगर असम्बली हल्के जात में भी मुकाबला करें। उन्होंने मायम के खिलाफ काफ़ी जहर उगलते हुए कहा कि मजलिस की ये तारीख रही है कि रियासत में चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या तेलुगु देशम की या फिर मौजूदा बीआरएस हुकूमत हो, हर एक की तायीद करते हुए मजलिस ने अपने ज़ाती मफादात को पूरा किया है। పోటీ చేసే చేత కాదు. హైదరాబాద్ కూర్చొని మాటలు చెప్తే కాదు కదా. దారుస్థానంలో కూర్చొని నేను ఇది విక్తా అది విక్తా అంటే కాదు కదా. నీకు ఎందుకు పోటీ చేస్తారు? హైదరాబాద్ అంటే ఎందుకు పోటీ చేస్తారు? డిపాజిట్ రాదు, పోటీ చేసే దమ్ము లేదు. అధికారంలో పార్టీ కుమ్మక్ కావాలి, కాంప్రమైజ్ కావాలి, ఎవరు పైసలు లేరాలి, ఎవరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు వీళ్ళు ఓవైసీ కుటుంబాన్ని. నీ హాస్పిటల్లో పనిచేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకుడు అధిపతి. నీ పార్టీ పాలసీ ఏంది? ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషించే పార్టీ నీది, వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇచ్చే పార్టీ నీది, ఆర్థిక సాయం చేసే పార్టీ నీది. ధైర్యంగా బెయిల్ ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడుతూ అని చెప్పి तेलंगाना के वजीर KTR की तरफ से लोकसभा हलकों की हदबंदी के बारे में तमाम जमातों से मिलकर लड़ने की अपील का बैरिस्टर ओवैसी ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस पर 5 साल से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अगर आबादी के बढ़ते तनासुब को लेकर ये फैसला किया जा रहा है तो KTR का एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है। This concern has been voiced from last 5 years that you cannot penalize those states which have controlled the population, and if you are going to make a benchmark of delimitation on the basis of population, then of course it is a valid point that how can you penalize those states which have controlled the population, wherein the TFR rate has come down even below the national TFR rate. So there has to be, if we have to go forward, we'll have to find a way wherein those states do not lose their parliament seats just because they have controlled the population. In fact, when the Sangh Parivar and the BJP blames this huge population which we have, but what is their position now on this? Do they want the delimitation to be done on population, or do they want to be done on the basis of how those states have controlled the population? It is for the Sangh Parivar, it is for the BJP to come forward and say, what will they do it? What is their party stand? Are they going to penalize those states which have brought down population and thereby they lose parliament seats in the process? And in a federal system, how can you penalize those states who have controlled population, thereby they lose parliament seats? And thereby, when they lose parliament seats, their influence in Delhi. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के तहत दी गई दरख्वास्तों की मंजूरी करवाते हुए रकमी चेक्स की मंजूरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मज़कूरा स्कीम के मंजूरा 47 चेक्स की तकसीम मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में की। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 47 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बंडलागुड़ा मंडल के 47 चेकों को दिया गया और ये चेकों का अमाउंट 47,05,000 रुपीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए यही चाहते हैं जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात है वो आवाम के दरमियान में आए और आवाम को फ़ायदा हो सके। उसका नतीजा देख सकते हैं आप, जैसा शादी मुबारक है, कल्याणा लक्ष्मी है,
बच्चों की स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी स्कूल्स है, गवर्नमेंट की माइनॉरिटी की जानिब से ऑटोओं को दिया गया, और जितने भी दीगर स्कीमात है गवर्नमेंट की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर सारे स्कीमात को लाए गए हैं। और उसका नतीजा देख सकते हैं आप कि आवाम आज उस स्कीमात से फ़ायदा उठा रही है। बस यही कहना है, ये जमात वो जमात है जो हमेशा गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए, बेबसों के लिए हमेशा ठहरती है। ना सिर्फ़ आज तेलंगाना के हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महदूद है, ये जमात आज हिंदुस्तान में हर गरीब की नुमाइंदगी कर रही है। हर गरीब हिंदुस्तान का एक उम्मीद लेकर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र को देखता है और ये उम्मीद लगाता है कि आज अगर बेबसों की कोई आवाज़ उठाने वाला है वो सिर्फ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर। मुल्क भर में और दोनों तेलुगु रियासतों में कांग्रेस 2014 से महज इक़्तिदार से इसलिए दूर है क्योंकि पार्टी के कायदीन में आपसी इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस पार्टी अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। इसकी मिसाल चारशंबे के रोज़ ज़िले वरंगल में उस वक्त देखने में आई जब वरंगल कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर एरापल्ली श्रवण की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में कांग्रेस के अपने ही हामियों ने एक दूसरे के साथ बहस व तकरार की। देखने में आया है कि जहां साबिक़ वज़ीर कोंडा सुरेखा और मुरली के हामियों के बीच एल्लापल्ली श्रवण के इजलास में न सिर्फ लफ्ज़ी तकरार हुई बल्कि एक दूसरे को जूतों और चप्पलों से मारते हुए एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी और कारवान अदब की जानिब से कोलकाता की शायरा फौजिया अख्तर रिदा की तहनीती तकरीब सलमान हाउस हुमायूं नगर में मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत डॉक्टर SM नोमान साबिक़ सदर नशीन आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी ने की। नसरुल्लाह नसर और नवीद जाफरी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि कन्वीनर तकरीब व सदर ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमान शायरा का तारुफ पेश करते हुए मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा शेरी नशिस्त में शोरा शकील हैदर, नजीब अहमद नजीब, नसीम जैदी, गोविंद अक्षय, सबिया तबस्सुम, अर्जुमन बानो, रफ़िया नौशीन के अलावा मेहमान शोरा ने अपना कलाम सुनाया। नजीब अहमद नजीब ने कार्रवाई चलाई जबकि मोहसिन खान ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फौजिया अख्तर रिदा को सफ़ीर उर्दू अवार्ड से भी नवाजा गया। आगे जो हार जाते हैं मरहले वो अना के जिद के आगे जो हार जाते हैं मरहले वो अना के होते हैं और सांस लेने से जान जाती है, सांस लेने से जान जाती है, ऐसे लम्हे सदा के होते हैं। सांस लेने से जान जाती है, ऐसे लम्हे सदा के होते हैं। और मुँह जो बंदों के हक से मोड़ोगे, मुँह जो बंद वो शम्मे फरोज़ा पड़े खुद मीट दिखाते हैं, परवाने मोहब्बत के आदाब सिखाते हैं, परवाने मोहब्बत के आदाब सिखाते हैं।
विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में रोज़ बरोज़ नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। इस केस में माकूज अविनाश रेड्डी, जो इस वक्त ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर चुके हैं, उन्होंने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनकी वालदा की खराबी सेहत की बिना पर उन्हें बयान देने के लिए वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब के पॉल ने अविनाश रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में ये कत्ल हुआ था। इस सिलसिले में अविनाश रेड्डी के साथ साथ आदि नारायण रेड्डी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। అవినాష్ రెడ్డి గారికి బెయిల్ వస్తుంది, కండిషనల్ బెయిల్ అని నిన్న రాత్రి 11 గంటలకు డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఫేస్బుక్లో రిలీజ్ చేశాం. ఎందుకు? ప్రార్థించగా దేవుడు దానికి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. అవినాష్ రెడ్డి కోర్టులో హాజరు కావట్లేదని చెప్పడం సిబిఐ అబద్ధం. ఇప్పటికే 7 సార్లు ఆయన సిబిఐ పిలిస్తే అటెండ్ అయ్యారు. ఓన్లీ ఒకసారి నా తల్లి ప్రాణం పోతుంది అని కర్నూలు హాస్పిటల్లో ఉంటే అక్కడ డ్రామా చేయించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొత్తులు. ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి మరి చెల్లదు. కోర్టులు ఎవరు కమాండ్, ఎవరు అసిస్టెంట్లు కారు. ఆనరబుల్ హైకోర్టు, ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు మంచి తీర్పునిచ్చారు. నా డిమాండ్ ఏంటంటే అవినాష్ రెడ్డి గారు ప్రతి శనివారం వెళ్ళమన్నారు, వెళ్తారు. ఆయన తప్పించుకోరు. ఆయన నాకు మాట ఇచ్చారు. ఆయనకి అచ్చికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆయన చెప్పారు. ఈరోజు నేను సునీత డిమాండ్ చేసిందే 2019 మార్చి 21ని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మార్చి, ఏప్రిల్, మే వరకు. రెండోది, అప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में साउथ पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसकी निगरानी डीसीपी साउथ पी साई चेतनिया IPS ने की। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 250 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 250 से ज़ायद मकानात की तलाशी भी ली गई। तलाशी मुहिम के दौरान 15 राउडी शीटर्स और 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि बगैर दस्तावेजात की 41 व्हीकल्स को भी जब्त किया गया। राउडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई और उन्हें जराइम से दूर रहने की भी हिदायत दी गई। इस दौरान कुछ गैर ज़मानती वारंट्स की भी तामील की गई। रात 12 था 3 बजे चलाई गई इस मुहिम के बाद DCP ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो डायल 100 के ज़रिए अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेरे पास लोगों भी नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इस सारे ऑपरेशन में पुलिस डिपार्टमेंट की, हैदराबाद सिटी पुलिस की अलग अलग विंग्स पार्टिसिपेट किया। टास्क फोर्स, CCS, HNU, सिटी आर्म फोर्स और साउथ जोन पुलिस की डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट जोन से सभी लोग आके इसमें ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया ताकि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। जो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किया सभी लोगों को मैं साउथ जोन की सिटी पुलिस और कालापत्थर की साइड से बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोल रहा हूँ। साथ साथ इस मौके पे हमारा मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट आपके एरिया पे है कि रात पे बाहर घूम रहे हैं या आपको वैसे लग रहा है कि बहुत लोग इकट्ठा करके कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तुरंत हमारा 100 डायल करें, लोकल PS पे इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि हमारा पेट्रोल कार ब्लू कोल्ड हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए पूरा घूम रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर फौरी कार्रवाई होगा और उन लोगों के ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा ताकि कोई उस तरीके के एंटी सोशल एक्टिविटी या नहीं करेंगे। और साथ साथ सभी लोगों को ये भी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा ताकि कोई उस तरीके के एंटी सोशल एक्टिविटी या नहीं करेंगे। और साथ साथ सभी लोगों को ये भी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी आपको ड्रग कंजम्पशन या ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़, चाहे वो वाइटनर हो, गांजा हो, कोई भी हो, या नाइट्रोविट टैबलेट या अलग अलग तरीका से अभी हो रहे हैं, उसके लिए हमारे CP साहब HNU बोल के इनिशियल स्टार्ट किया। अभी उन लोगों को अभी स्टेट लेवल पे रेप्लिकेट कर रहे हैं TNAP बोल के।
और एंटी ड्रग कमिटीज भी हम फॉर्म किया। उसके अगेंस्ट हम लोग सभी हमारे एफर्ट के साथ साथ आपका सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन है हमारे पास पहुंचाए तो उन लोगों के ऊपर हम जो कंज्यूमर्स है उन लोगों का हम लोग रिहैबिलिटेशन करके फिर मेन स्ट्रीम पे लाएंगे और जो सप्लायर्स है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर। ये जो सबको आदाब। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से साउथ जोन हैदराबाद साउथ जोन और खासतौर के यहाँ पे फलकनामा डिवीजन और कालापत्थर पीएस में हम लोग कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया है। इसमें वीवीके सिनेमा वाक़ एलबी नगर के अगबी हिस्से में वाक़ सेकंड हैंड कार सेल्स शोरूम में मंगल की रात आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर भड़क उठी आग को काबू में करने के लिए आतिश फ़रो अमले को तलब किया गया और 2 घंटों की जदोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में भारी माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस भी मुकाम हादसे पर पहुँच गई थी, जबकि DCP एलबी नगर साई सिरी ने भी मुतासरा मुकाम का तफसीली मुआयना किया। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఈరోజు మన ఎల్బీ నగర్ లిమిట్స్లో కారో మ్యాన్ అన్న ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దీనిలో లేట్ నైట్ అంటే అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత షెడ్ క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత యాక్సిడెంట్ జరగడంతో లేట్గా బయటికి తెలిసింది. యాక్సిడెంట్ అని తెలవంగానే మనకి ఫైర్ సిబ్బంది అలర్ట్ చేశాము అండ్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ గారి వాళ్ళ సహకారంతో ఫైర్ ఆల్రెడీ కంట్రోల్లోకి వచ్చింది. దీనిలో మనకి ఎల్బీ నగర్తో పాటు హయత్ నగర్, మలక్పేట్ అండ్ గౌలిగూడ నుంచి కూడా ఫైర్ ఇంజిన్స్ని పంపించి త్వరగా చాలా కోఆపరేట్ చేశారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఆల్మోస్ట్ 16 కార్స్ ప్లస్ డ్యామేజ్ అయినాయి. డ్యామేజ్ అవన్నీ ఎంత అయింది ఏంటి అన్నది పవర్ ఒకటి లేదు కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ అసెస్ చేయడం అవుతుంది. అండ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అని తెలవంగానే మిగతా చుట్టుపక్కల బిల్డింగ్స్ ఖాళీ చేయించడము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ముందు ఉన్న ఫర్నిచర్ షాప్కి కూడా స్ప్రెడ్ కాకుండా వాళ్ళని కూడా అలర్ట్ చేయడము అవి జరిగింది. అండ్ ఎటువంటి క్యాజువాలిటీ ఏమీ రిపోర్ట్ కాలేదు. డీటెయిల్స్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ అండ్ రీజన్స్ ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. అది ఎంత ఏంటి అన్నది మనకు లైట్ వచ్చి వెళ్తురు వస్తే కానీ మనం అసెస్ చేయలేము. సో దాన్ని బట్టి 20:55కి ఫైర్ కాల్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కార్ షోరూంలో ఫైర్ అవుతుందని చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చి చూసేవారికి అది షెడ్ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్ కార్లు ఉన్నాయి. అక్కడ మా ఫైర్ అవుతూ ఉంటే పక్కనే ఉన్న ఫర్నిచర్ షాప్స్ అండ్ పక్కన ఇంకో అపార్ట్మెంట్ ఉంది. అక్కడ షెడ్ కాకుండా ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ నుంచి వాటర్ కొట్టుకుంటూ అక్కడ కూల్ చేసేసి అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఫర్నిచర్ షాప్లోకి ఫైర్ కాకుండా అక్కడ అనదర్ వెహికల్స్ ఎమ్మటే ఫైర్ పెద్దగా ఉన్న స్ప్రెడ్ అవుతున్న అనే ఉద్దేశంతో వేరే వెహికల్స్ని విత్డ్రా చేయవలసి మలక్పేట అండ్ గౌలిగూడ అండ్ మల్కాజ్గిరి 4 హయత్ నగర్ 4 వెహికల్తోటి పూర్తిగా ఫైర్ మంటలను ఆర్పేయడం జరిగింది. మాకు మేము అక్కడ లెక్క పెడితే ఆల్రెడీ 17 కార్స్ ఉన్నాయి. ఓనర్ వచ్చేసి మాకు 20 కార్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. మాకు అప్రాక్సిమేట్లీ 17 ఉంది. ఆస్తి నష్టం అంటే మనకు చెప్పలేము. అక్కడ ఏమేమి కార్స్ డిఫరెంట్ కార్స్ ఉన్నాయి కదా, Y20 అని ఒకటి, కొన్ని డీజా కార్స్, కొన్ని డిఫరెంట్ కార్స్ ఉన్నాయి. అదే ఓనర్ వాళ్ళని వస్తే తెలుస్తుంది. ఓనర్ వాళ్ళు వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే తెలుస్తుంది అక్కడ ఏమున్నారో. అప్పుడు ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారా అనే ఉద్దేశం. అక్కడ మేము వచ్చేసరికి ఎవరు లేరు, అందరూ బయటకు వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఉండేసి ఫైర్ అవుతుందని చెప్పాను. 4 ఫైర్ ఇంజన్లతోటి దానికి షాప్ 45 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసాం. ఎలాంటి नवाबसाकुंडे में पेश आए हादसे में एक शख्स बरक़ी शॉक लगने से फौत हो गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अख्तर नामी शख्स अपने पड़ोसी की जानिब से दरख्त की कटवाई में मदद कर रहा था, जिसके बाद उन झाड़ियों को जलाया जा रहा था कि आग भड़कने के बाद वो अपने आप को बचाने की फ़िक्र में खुले इलेक्ट्रिक वायर से जा टकराया, जिसके बाद वो वहीं ढेर हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुँचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में मंगल की रात कम उम्र लड़की की लापरवाह ड्राइविंग से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया गया है कि तेज़ रफ्तार कार ने बेकाबू होकर 2 व्हीलर को टक्कर दे दी और फिर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस वाक़े में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि रैन बाजार पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
एराकुंडे में वाक़ स्कूल का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों एराकुंटा बिलाल कॉलोनी में शाइन इंटरनेशनल स्कूल की 6ठी ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा और जिम्मेदारान भी मौजूद थे। शाहीनगर में 1000 बच्चे वहाँ पे तालीम है भेज चुके हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो अली साहब को मुबारकबाद देता हूँ। फाउंडर और चेयरमैन है मोहम्मद रशीद हसन भाई, चेयरमैन साहब को, सैयद अब्दुल अली साहब को प्रिंसिपल भाई थे, और मुफ्ती मोहम्मद मामून रशीद साहब को ड्यूटी रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि विज्ञान और हिस्ट्री स्कूल में करवाया जाएगा और इस इलाके में इस तरह के स्कूल खोलेगी। हल्का असम्बली मलकपेट के बल्दी डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की जानिब से बल्दी और आबरसानी के मसाइल के अलावा अवामी मसाइल की तकमील के लिए पैदल दौरों का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चुनाचे इसी सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने महबूब मेंशन कुरपा मार्केट में दौरा करते हुए स्ट्रीट लाइट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। महकमे बरक़ी के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने नाकारा स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और नई लाइट्स की तनसीब से मुतालिक अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनान व सदूर इब्तदाई भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। ब्राह्मण तबके की तरक्की और ब्राह्मण तबके के बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शेर लिंगमपल्ली में 12 करोड़ की लागत से तामीर किए गए ब्राह्मण भवन का किया इफ्तिताह। रियासती कांग्रेस कायदीन के अंदरूनी इख्तिलाफात मंजर आम पर। वरंगल में मुनक़िदा कांग्रेस के इजलास में कांग्रेसी कारकुन आपस में उलझ पड़े। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी सूरत हाल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ख्यालात का किया इजहार। बीजेपी और कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में डीसीपी साउथ जोन की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बगैर दस्तावेजात की 41 गाड़ियां बशमुल 2 व्हीलर्स की गई जब्त। राउडी शीटर्स की गई काउंसलिंग। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।